जय हिंद साथियों। तो यहाँ पर हम आपके लिए पेपर कोड BSOC 132 भारत का समाजशास्त्र के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर करेंगे जो आपके जून एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोग जून एग्जाम देने जा रहे हैं तो ये सभी प्रश्न आपके परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। तो आप लोग इन सभी प्रश्नों को एक बार परीक्षा से पहले जरूर देख कर जाइएगा। अगर आपको ये क्लास पसंद आती है तो वीडियो को लाइक एंड जो है चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, जिससे आने वाली क्लास की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। और अगर आप लोग इस सब्जेक्ट के गेस्ट पेपर को परचेज करना चाहते हैं जिसमें हमने सभी वीवीआई इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर कर दिया है, अगर आप लोग जो है गेस्ट पेपर को कंप्लीटली अच्छे से फॉलो कर लेते हैं तो आप लोग एग्जाम में जो है पूरा पेपर 100% सॉल्व कर पाएंगे। तो अगर आपको गेस्ट पेपर को परचेज करना है तो उसे आप हमारी वेबसाइट से कर सकते हैं। अगर आप वेबसाइट से नहीं कर पा रहे हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको एक नंबर दिया गया है, उस नंबर पे आप लोग जो है व्हाट्सएप मैसेज करके परचेज कर सकते हैं। इनको वेबसाइट से करना है, सिंपली गूगल पे जाएंगे और सर्च करेंगे shop.hindustanknowledge.com। तो जैसे इसको सर्च करेंगे तो आपके सामने ये वेबसाइट हमारी खुल के आ जाएगी। तो आपको सिंपली क्या करना है, सर्च कोड के बटन पर क्लिक करना है। यहाँ पर सर्च कोड ऑप्शन दिख रहा है, इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर टाइप करेंगे BSOC 132। जैसे आप करेंगे तो यहाँ देखिए हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में आपको गेस्ट पेपर मिल जाएगा। तो जिस भी लैंग्वेज में आपको डाउनलोड करना है सिंपली उस पर क्लिक करेंगे और बाय नाउ पर क्लिक करके इसको परचेज कर लेंगे। अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप इस नंबर पे व्हाट्सएप या फिर व्हाट्सएप आइकन पर क्लिक करके हमारी टीम को व्हाट्सएप कर सकते हैं, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। अब चलते हैं वापस अपने प्रश्नों पर। तो यहाँ पर हमारा पहला प्रश्न है, आधुनिकीकरण और पश्चिमीकरण के फलस्वरूप भारतीय समाज में क्या परिवर्तन आया। यानी कि जो आधुनिकीकरण हुआ और जो पश्चिमीकरण हुआ उसके बाद जो है भारतीय समाज में कौन कौन से परिवर्तन हुए। तो आधुनिकीकरण और पश्चिमीकरण के फलस्वरूप भारतीय समाज में अनेक महत्वपूर्ण परिवर्तन आए। ये दोनों प्रक्रिया भारतीय समाज की परंपरागत संरचना, जीवन शैली, संस्कृति और मूल्यों में बड़े पैमाने पर बदलाव लाने का कारण बनी है। पहला कारण क्या था, इसमें परंपरागत जीवन शैली में बदलाव हुआ। यानी कि आधुनिकीकरण और पश्चिमीकरण से सबसे पहला काम हुआ जो परंपरागत जीवन शैली थी उसमें बदलाव हुआ। आधुनिकीकरण के साथ साथ तकनीकी उन्नत विज्ञान का विकास और शिक्षा का प्रसार हुआ। इससे ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में रहने वाले लोगों की जीवन शैली में बड़ा बदलाव आया। पहले जहां लोग पारंपरिक और सरल जीवन शैली जीते थे, वहीं अब आधुनिक उपकरणों, इलेक्ट्रॉनिक्स और सुविधाओं का उपयोग बढ़ गया। मोबाइल, इंटरनेट और स्मार्टफोन जैसे उपकरणों ने लोगों की बातचीत और सोचने की तरीकों को पूरी तरह बदल दिया था। यानी कि क्या हुआ, जब आधुनिकीकरण हुआ तो उसमें विज्ञान का विकास हुआ, शिक्षा का प्रसार हुआ। जब विज्ञान का विकास हुआ तो उसमें इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरण का विकास हुआ, जिससे क्या हुआ, जो उससे उनका उपयोग बढ़ा और उनके उपयोग बढ़ने से जो है पूरी तरह से जो है मानव जाति का जो है पूरा ढांचा ही बदल गया था। इसके बाद है शिक्षा का प्रसार और जागरूकता। तो पश्चिमी शिक्षा प्रणाली के आने से भारत में शिक्षा का स्तर बढ़ा, अंग्रेजी भाषा, विज्ञान और आधुनिक विषय पढ़ाए जाने लगे। इससे लोगों में सोचने समझने की क्षमता बढ़ी और वे नई नई जानकारियों को ग्रहण करने लगे। इससे जाति पाति सामाजिक भेदभाव के प्रति भी लोगों की सोच में सुधार आया। महिलाओं की शिक्षा में भी सुधार हुआ, जिससे वे समाज में अधिक सक्रिय और स्वतंत्र हुई। तो यानी कि जब पश्चिमी शिक्षा भारत में आई ना, पश्चिमी शिक्षा आई तो वो क्या लाया, साथ में अंग्रेजी विषय, विज्ञान और आधुनिक विषय जो है भारतीय समाज में भी पढ़ाए जाने लगे थे। देखिए विज्ञान को पढ़ाने का एक फायदा है कि व्यक्ति के अंदर जो है तर्क करने यानी कि सोचने की क्षमता विकसित होती है। इसके बाद है परिवार व्यवस्था में परिवर्तन। तो भारतीय समाज में संयुक्त परिवार की परंपरा प्राचीन काल से चली आ रही थी, लेकिन आधुनिकता और पश्चिमी प्रभाव के कारण अब परिवार के स्वरूप में बदलाव आया है। आजकल अधिकांश परिवार छोटे हो गए हैं जहां माता पिता और बच्चे ही रहते हैं। स्वतंत्रता और आत्मनिर्भरता की भावना के कारण युवा अपने लिए अलग घर लेने लगे हैं। इससे पारिवारिक रिश्तों में नजदीकियां कम हुई है, लेकिन व्यक्तिगत जो है स्वतंत्रता बढ़ गई है। इसके बाद धार्मिक आस्थाओं और रीति रिवाजों में बदलाव हुआ है। तो पश्चिमीकरण के कारण लोगों की धार्मिक आस्थाओं और रीति रिवाजों में भी बदलाव देखने को मिला है। अब लोग धार्मिक आस्थाओं को पूरी तरह कट्टरता से नहीं मानते, बल्कि एक आधुनिक दृष्टिकोण अपनाते हैं। कुछ परंपरागत धार्मिक प्रथाएं
धीरे धीरे कम होने लगी हैं, जैसे कि कुछ क्षेत्रों में बाल विवाह, सती प्रथा जैसी कुप्रथाएं जो है समाप्त हो गई हैं। लोग धार्मिक सोच के साथ साथ वैज्ञानिक सोच भी अपनाने लगे हैं। इसके बाद है नारी सशक्तिकरण। तो आधुनिकीकरण और पश्चिमीकरण ने महिलाओं की स्थिति में भी सुधार किया है। अब महिलाएं शिक्षा ग्रहण कर रही हैं, नौकरी कर रही हैं और समाज में अपनी भूमिका निभा रही हैं। वे पुरुषों के समान अधिकार मांग रही हैं। यह बदलाव भारतीय समाज की सोच को और व्यापक बनाता है। इसके बाद है वेशभूषा और खानपान में परिवर्तन हुआ। तो पश्चिमीकरण के प्रभाव से भारतीयों की पहनावे में और खान पान की आदतें भी बदल गईं। पहले भारतीय पारंपरिक कपड़े जैसे साड़ी, धोती अधिक पहना करते थे, लेकिन अब जीन्स, टी शर्ट, शर्ट आदि लोकप्रिय हो गए हैं। साथ ही फास्ट फूड, पैकेज फूड की बढ़ती मांग के कारण भोजन की परंपरागत विधि और स्वाद भी बदल रहे हैं। इसके बाद है सामाजिक मूल्य और सोच में बदलाव आया। तो भारतीय समाज में अब जातिवाद, भेदभाव और रूढ़िवादिता के खिलाफ आवाज उठाई जा रही है। लोग अपने अधिकारों के प्रति जागरूक हुए हैं। लोकतंत्र, समानता, मानवाधिकार जैसे मूल्य अधिक प्रचलित हो रहे हैं। हालांकि कुछ क्षेत्रों में परंपरागत सोच अभी भी मौजूद है, लेकिन धीरे धीरे समाज में जो है नई सोच अपना रहा है। इसके बाद हम लोग निष्कर्ष लिखेंगे, अपना उत्तर समाप्त करेंगे। तो आधुनिकीकरण और पश्चिमीकरण के कारण भारतीय समाज में व्यापक बदलाव हुए हैं। जीवन शैली, शिक्षा, परिवार व्यवस्था, धार्मिक सोच, महिलाओं की स्थिति, वेशभूषा, खान पान और सामाजिक मूल्य सब में बदलाव दिखते हैं। यह बदलाव भारत को एक आधुनिक, समृद्ध और प्रगतिशील समाज बनाने में सहायक साबित हो रहे हैं। हालांकि साथ ही यह भी जरूरी है कि हम अपनी सांस्कृतिक विरासत और मूल्यों को भी बचाए रखें, ताकि भारतीय समाज में जो है संतुलन बना रहे। तो यहाँ पर हमने पहला प्रश्न देखा। पहला प्रश्न क्या था कि जब आधुनिकीकरण हुआ और पश्चिमीकरण हुआ तो उसके फलस्वरूप भारत में कौन कौन से भारतीय समाज में परिवर्तन आए। परंपरागत जीवन शैली में बदलाव हुआ, शिक्षा का प्रसार और जागरूकता बढ़ी, परिवार व्यवस्था में परिवर्तन आया, धार्मिक आस्थाओं, रीति रिवाजों में बदलाव हुआ, नारी सशक्तिकरण पर ध्यान दिया गया, वेशभूषा और खान पान में परिवर्तन देखने को मिला और सामाजिक मूल्य और सोच में बदलाव हुआ। यहाँ पर हमने पहला प्रश्न कवर कर लिया है। अगर आपको पहला प्रश्न अच्छे समझ में आया है तो आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए। अभी से आप लोग वीडियो देखते हैं पर वीडियो को लाइक नहीं करते तो लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ में आप लोग जो है टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा, वहां पर हम इसकी पीडीएफ डाल देंगे, तो वहां से आप लोग इसकी पीडीएफ को डाउनलोड कर लीजिएगा। अब चलते हैं, तो यहाँ पर हमारा दूसरा प्रश्न है, दलित सुधार आंदोलन के संबंध में ज्योतिबा फूले का योगदान का विश्लेषण कीजिए। यानी कि दलित सुधार आंदोलन था उसमें ज्योतिबा फूले का क्या योगदान था। तो ज्योतिबा फूले भारत के महान समाज सुधारक, शिक्षक और लेखक थे, जिन्होंने 19वीं सदी में दलितों और वंचितों के अधिकारों के लिए संघर्ष किया। वे महाराष्ट्र के पुणे से थे और दलित सुधार आंदोलन के पहले अग्रणी नेता माने जाते हैं। उन्होंने सामाजिक कुरीतियों और जाति व्यवस्था के खिलाफ आवाज उठाई और समाज में समानता लाने का प्रयास किया। तो पहले उन्होंने क्या किया, जाति व्यवस्था के खिलाफ उन्होंने संघर्ष किया। ज्योतिबा फूले ने तत्कालीन समाज की जाति व्यवस्था की कटु आलोचना की। उस समय समाज में ब्राह्मणों को श्रेष्ठ माना जाता था, दलितों यानी कि अछूतों को सबसे निचली स्थिति दी जाती थी। फूले ने इसे अन्याय और समाज की बड़ी बुराई बताया। उनका मानना था कि जाति व्यवस्था ने समाज में असमानता और अत्याचार को जन्म दिया है, जिसे खत्म करना बहुत जरूरी है। इसके बाद दलितों और वंचितों के लिए शिक्षा का प्रचार उन्होंने किया। तो फूले ने दलितों के उत्थान के लिए शिक्षा को सबसे महत्वपूर्ण साधन माना। उन्होंने पहली बार दलित और महिलाओं के लिए स्कूल खोले। 1848 में उन्होंने अपनी पत्नी सावित्री बाई फूले के साथ मिलकर दलित बच्चों के लिए पुणे में स्कूल खोला। उस समय दलितों के लिए शिक्षा लगभग असंभव थी, क्योंकि उन्हें शिक्षित करना सामाजिक तौर पर अपमानजनक माना जाता था। लेकिन फूले ने इसके खिलाफ आवाज उठाई और दलितों को शिक्षा के अधिकार के लिए प्रेरित किया। यानी कि उस समय समाज में क्या होता था, उस समय समाज में स्त्रियों को पढ़ने से मनाही थी। अगर स्त्रियों को आप पढ़ाते हैं तो अपराध माना जाता था। तो इसके लिए क्या करते हैं, फूले इसके खिलाफ आवाज उठाते हैं और दलितों को शिक्षा के अधिकार के लिए प्रेरित करते हैं। इसके बाद महिलाओं के अधिकारों के लिए प्रयास। तो ज्योतिबा फूले ने केवल दलितों बल्कि महिलाओं के अधिकारों के लिए भी काम किया है। उन्होंने महिला शिक्षा को बढ़ावा दिया और महिलाओं को शिक्षित करने के लिए विशेष स्कूल खोले। उन्होंने बाल विवाह, सती प्रथा
और अन्य सामाजिक बुराइयों का विरोध किया। सावित्रीबाई फूले ने भी महिलाओं के लिए कई सामाजिक सुधारों में सक्रिय भूमिका निभाई थी। इसके बाद है सामाजिक कुरीतियों के खिलाफ आंदोलन उन्होंने किए। तो फूले ने अस्पृश्यता, जातिवाद और ब्राह्मणवाद जैसी बुराइयों का विरोध किया। उन्होंने समाज में व्याप्त धार्मिक अंधविश्वासों को दूर करने का प्रयास किया। उनकी पुस्तक गुलामगिरी जो 1873 में पब्लिक हुई थी, में उन्होंने जाति व्यवस्था और सामाजिक उत्पीड़न की सच्चाई को बहुत स्पष्ट साहसिक तरीके से बताया है। यह पुस्तक दलित सुधार आंदोलन का एक महत्वपूर्ण साहित्यिक दस्तावेज है। इसके बाद उन्होंने समाज सुधार के लिए संस्थाओं की स्थापना भी की। ज्योतिबा फूले ने सामाजिक और धार्मिक सुधार के लिए कई संस्थाएं भी स्थापित की। उन्होंने सत्यशोधक समाज की स्थापना की, जिसका उद्देश्य था समाज में जाति और धार्मिक भेदभाव को समाप्त करना और सभी को समान अधिकार दिलाना। इस समाज ने जाति प्रथा को तोड़ने और समानता की भावना को बढ़ावा देने का काम किया है। इसके बाद उन्होंने दलित सुधार आंदोलन में फूले की विरासत क्या थी। तो ज्योतिबा फूले के कार्यों ने बाद के दलित नेताओं जैसे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को प्रेरित किया। फूले ने दलितों के अधिकारों की लड़ाई शुरू की, जिसने स्वतंत्रता के बाद दलित सुधार आंदोलन को मजबूत आधार दिया। आज भी उनके विचार और आदर्श दलित सशक्तिकरण के लिए मार्गदर्शक हैं। इसके बाद हम लोग यहाँ पर निष्कर्ष लिखेंगे और अपना उत्तर समाप्त करेंगे। तो ज्योतिबा फूले दलित सुधार आंदोलन के पहले और प्रभावशाली नेता थे। उन्होंने जाति व्यवस्था, अस्पृश्यता और सामाजिक भेदभाव के खिलाफ कठोर संघर्ष किया। फूले ने दलितों और महिलाओं के लिए शिक्षा की शुरुआत की और समाज में समानता के संदेश को फैलाया। उनकी मेहनत और संघर्ष ने भारतीय समाज को बदलने की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। फूले की सोच और कार्य आज भी दलितों और समाज के अन्य वंचित वर्गों के लिए प्रेरणा का स्रोत है। यानी कि जो ज्योतिबा फूले थे वो दलित सुधार के सबसे पहले और सबसे प्रभावशाली नेता थे। उन्होंने जाति व्यवस्था, अस्पृश्यता, सामाजिक भेदभाव के खिलाफ कठोर संघर्ष किया। फूले ने दलितों महिलाओं के लिए शिक्षा की शुरुआत की और समाज में समानता के संदेश को फैलाया। तो यहाँ पर हमने दूसरा प्रश्न कवर कर लिया है। इसके बाद चलते हैं, तो यहाँ पर हमारा तीसरा प्रश्न है, सामाजिक आंदोलन की संकल्पना को परिभाषित कीजिए। भारत में जनजातीय आंदोलन की प्रकृति की चर्चा कीजिए। तो सामाजिक आंदोलन किसी समाज के लोगों द्वारा सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक या सांस्कृतिक बदलाव लाने के लिए की गई संगठित और सामूहिक गतिविधियों को कहते हैं। जब समाज में किसी प्रकार की असमानता, अन्याय या उत्पीड़न या अन्य समस्या होती है, तब लोग मिलकर उसे बदलने के लिए आंदोलन करते हैं। सामाजिक आंदोलन का उद्देश्य समाज में सुधार लाना, अन्याय को खत्म करना और सभी के लिए समानता और न्याय सुनिश्चित करना होता है। सामाजिक आंदोलन कई तरह के हो सकते हैं, जैसे जाति आधारित आंदोलन, महिला आंदोलन, मजदूर आंदोलन, पर्यावरण आंदोलन। ये आंदोलन अक्सर लंबे समय तक चलते हैं और इनके माध्यम से समाज में कई बार महत्वपूर्ण कानून और नीतियां बदलती हैं। इसके बाद देखते हैं भारत में जनजातीय आंदोलन की प्रकृति। तो भारत में जनजातीय समुदाय का अपना विशेष स्थान है। वे प्राचीन काल से अपने विशिष्ट रीति रिवाजों, भाषा और संस्कृति के साथ रहते आए हैं, लेकिन आधुनिक विकास और जो है भूमिहीनता, जंगलों की कटाई और बाहरी शोषण के कारण जनजातीय समुदाय के लोगों के जीवन में कई समस्याएं आई हैं। इस वजह से जनजातीय समुदाय ने भी अपने अधिकारों के लिए कई आंदोलन शुरू किए। पहला है भूमि अधिकार के लिए आंदोलन। तो भारत में जनजातीय लोगों की मुख्य समस्या उनकी भूमि से जुड़ी है। कई बार सरकार या बड़ी कंपनियां जनजातीय जमीन पर कब्जा कर लेती है, जिससे जनजातीय लोग बेघर हो जाते हैं। इसके विरोध में जनजातीय लोग अक्सर भूमि अधिकारों की मांग लेकर आंदोलन करते हैं। उदाहरण के लिए मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और उड़ीसा जैसे राज्यों में भूमि पुनर्वितरण और जंगल के अधिकारों को लेकर जनजातीय आंदोलन हुए थे। इसके बाद सांस्कृतिक और सामाजिक अधिकारों के लिए आंदोलन करते हैं। तो जनजातीय समुदाय अपनी सांस्कृतिक पहचान को बनाने के लिए संघर्षरत है। उनकी भाषा, परंपराएं और धार्मिक विश्वास कभी कभी बाहरी प्रभावों से खतरे में आ जाते हैं। इसके बाद है आर्थिक शोषण के खिलाफ आंदोलन। तो अधिकांश जनजातीय लोग गरीब और पिछड़े होते हैं, उन्हें आर्थिक अवसर कम मिलते हैं और वे शोषण के शिकार होते हैं। खनन कंपनियों, औद्योगिक परियोजनाओं और बड़ी जल परियोजनाओं ने जनजातीय लोगों के जीवन को प्रभावित किया है। इसके खिलाफ वे कई बार प्रदर्शन और विरोध भी करते नजर आते हैं। इसके बाद राजनीतिक जागरूकता और अधिकारों के लिए आंदोलन। तो जनजातीय समुदाय अपनी राजनीतिक भागीदारी बढ़ाने के लिए भी प्रयासरत है।
वे अपने अधिकारों और प्रतिनिधित्व के लिए आंदोलन करते हैं ताकि वे अपने लिए बेहतर नीतियां बना सकें। कई जनजातीय संगठन और दल इस दिशा में जो है काम करते हैं। इसके बाद है भारत में कुछ प्रमुख जनजातीय आंदोलन, जैसे भील और गोंड जनजातियों के आंदोलन, नक्सलवादी आंदोलन और झारखंड आंदोलन। इसके बाद हम लोग निष्कर्ष लेके अपना उत्तर समाप्त करेंगे। तो सामाजिक आंदोलन समाज की कमजोर और वंचित वर्गों के लिए न्याय और समानता की लड़ाई होती है। भारत में जनजातीय आंदोलन भी इसी श्रेणी में आते हैं, जो जनजातीय लोगों के अधिकारों, उनकी संस्कृति और आजीविका की रक्षा के लिए चलाए जाते हैं। ये आंदोलन अक्सर जमीन, जंगल, सांस्कृतिक पहचान या राजनीतिक अधिकारों को लेकर होते हैं। जनजातीय आंदोलन भारत की सामाजिक ताने बाने को मजबूत बनाने में मदद करते हैं और समाज में समावेशी विकास को जो है बढ़ावा देते हैं। तो यहाँ पर टोटल हमने 3 प्रश्नों को कवर किया हुआ है, जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। अगर आपको क्लास पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं अगली क्लास में।